नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज मुद्दा है आरक्षण पर मिले हाथ। जी हाँ, प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ओबीसी आरक्षण पर रण छिड़ा है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने 27% ओबीसी आरक्षण के समर्थन में एकजुटता दिखाई। लेकिन जहां मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार पूरी तरह से 27% आरक्षण के पक्ष में खड़ी है, तो कांग्रेस ने इसे अपनी जीत करार देते हुए जश्न मनाया और श्रेय लेने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस अब खुद को ओबीसी का बड़ा हितैषी बताने में जुटी हैं, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए रिपोर्ट। ओबीसी आरक्षण पर श्रेय लेने की होड़, सर्वदलीय बैठक के बाद नया मोड़। जिस ओबीसी आरक्षण को लेकर कई सालों से सियासी जंग देखने को मिल रही थी, अब इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर सभी राजनीतिक दल एक मत हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी एक मत हैं और सभी चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय जल्द आए, ताकि सभी बच्चों को आयु सीमा खत्म होने के पहले लाभ मिल सके। दरअसल सीएम ने बुधवार को दो टूक कहा था कि सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के पक्ष में है और अब सर्वदलीय बैठक में सहमति से संकल्प पारित किया गया है कि ओबीसी को उनका हक मिले। सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समय के प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। भले ही कांग्रेस ने इस पर सहमति दे दी हो, लेकिन सर्वदलीय बैठक के बाद अब श्रेय की लड़ाई शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बंगले पर जश्न मनाया गया और उन्होंने इसे कांग्रेस की जीत बताया। इतना ही नहीं, कांग्रेस कह रही है कि हमने लड़ाई लड़ी, इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका पर जल्द निर्णय पर बात कर रही है। कांग्रेस ने इस बैठक को लेकर कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुईया जैसी थी। तो सिंगार बोले कि कांग्रेस और बीजेपी का वकील साथ में बैठने को तैयार है। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस के बनाए घर में नारियल फोड़कर श्रेय लेना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। ओबीसी का जो कांग्रेस पार्टी आरक्षण लेके आई थी, उस पर जो कानूनन अड़चने हैं उसको लेकर चर्चा के लिए इसमें प्रशांत सिंह एडवोकेट जनरल दिल्ली से जुड़े थे। आर्ग्यूमेंट कई तरह के हैं लीगली, तो उस पर अलग अलग अपने अपने मत हैं, वकीलों के लिए, पार्टियों के लिए। तो चूँकि ये स्वागत योग्य है कि वकीलों को एक जगह बैठ के एक साथ मिल के अगर कोई बात ऐसी होती है जिससे आरक्षण ओबीसी का जल्दी से लागू हो जाए, तो ये पॉजिटिविटी है। इस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपत्ति लेते रहे। कथनी और करनी में फर्क था, 6 साल हो गए। इससे कह सकता हूं कि जैसे गृह प्रवेश होता है, तो 5 साल पहले से जो कांग्रेस ने घर बनाया 27% आरक्षण के लिए, उसका आज इन्होंने नारियल फोड़ के गृह प्रवेश किया 5 साल के बाद। और मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, तो मैं समझता हूं कि ये एक पिछड़ा वर्ग के इसमें कांग्रेस की जो प्रयास की थी, जो 5 साल पहले हम लोगों ने कानून लाया था, उसकी एक बड़ी जीत है। मुख्यमंत्री जी का पहले से मन बना हुआ था कि 27% आरक्षण देना। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासत कोई नई नहीं। पिछले कई सालों में इसको लेकर जमकर सियासी बयानबाजी हुई, फिर चाहे बात बीजेपी की करे या कांग्रेस की। खुद को ओबीसी का हितैषी बताने की होड़ दोनों में लगी रही। खैर, अब सभी दल ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इसको लेकर एक तो हुए, तो फिर भी श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि ओबीसी के बीच ये संदेश पहुंचाया जा सके कि उसे जो हक मिलने जा रहे हैं, उसकी नींव उसी ने रखी थी। खैर, ओबीसी आरक्षण पर शुरू हुई ये श्रेय की सियासत किसके लिए फायदेमंद साबित होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा शुरू करें उसके पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, ओबीसी आरक्षण की ये लड़ाई श्रेय लेने की होड़ में क्यों बदल रही है? दूसरा सवाल, कौन सा दल खुद को ओबीसी हितैषी साबित कर पाएगा? और तीसरा सवाल, आखिर ओबीसी आरक्षण पर जारी यह सियासत कहां जाकर थमेगी? तो चलिए इन्हीं सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो पांडे जी, सबसे पहले आप ही के पास कि उमंग सिंगार जी ने जो कहा है कि 5 साल हमने घर बनाया और गृह प्रवेश कर लिया मुख्यमंत्री ने नारियल तोड़कर, तो मान लिया जाए कि अब ओबीसी आरक्षण की जो सारी जटिलता पेचीदगियां वो खत्म हो गई है? अब ये तो सरकार का काम है लागू करना, और ये तो 2019 में ही कानून बन गया था कमलनाथ सरकार के समय, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। पहले अध्यादेश के द्वारा बना था और उसके बाद कैबिनेट में पास करके कानून बना दिया गया था, और उसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ विधायक खरीद दिए और सरकार गिरा दी कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो ओबीसी विरोधी है। और सीधी सी बात यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है अभी से नहीं है, पिछले 100 सालों से है, वो ओबीसी, SC, ST, दलित विरोधी है। पार्टी बने ही नहीं हुए हैं पांडे जी। जी 100 साल तो बीजेपी और जनसंघ को नहीं हुए अभी शायद। अब आपको नहीं पता, ये तो 500 साल की बात करते हैं कि हमारे साथ अच्छा। 500 साल से अन्याय हो रहा है, और जबकि मुझे भी पता है ये पार्टी 1980 में बनी है। ये बोल देती है 5000 साल से हमारे साथ अन्याय हुआ है, और इनकी पार्टी को हम मान लेते हैं कि 1925 में इनकी पार्टी बनी है। वो एक अलग बात है कि इनका जो संगठन है वो कहता है हम राजनीतिक नहीं है, जबकि वो हमेशा दिखाई देता है प्रचार करता हुआ, वो गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ। तो इनकी जो विचारधारा है वो 1925 से शुरू हो गई थी। और गोलवलकर जी ने कहा भी था कि हम तो मनुवाद को मानते हैं, संविधान को नहीं मानते, हम तो छुआछूत भेदभाव को मानते हैं। तो इनकी जो विचारधारा है वो गरीब को गरीब रहने देना, अमीर को अमीर बनाना, असमानता बढ़ाना, भेदभाव बढ़ाना, छुआछूत बढ़ाना, और इन्होंने इसलिए संविधान का भी विरोध किया था। जब अब आप आ जाए 2025 में आ जाए। जी हाँ, तो हाँ 2025 का भी अब आप देखिए कि हम ओबीसी आरक्षण की ही बात करें तो 1980 में ही अर्जुन सिंह जी ने इसके लागू करने की शुरुआत कर दी थी। ओबीसी शैक्षणिक संस्थानों में अर्जुन सिंह जी ने लागू कर दिया था। हम 27% आरक्षण की बात करें तो दिग्विजय सिंह सरकार में हमारे नगरीय निकाय और पंचायती राज में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी ने लागू किया था। उच्च शिक्षण संस्थानों की बात करें तो IIT IIM वगैरह में तो ओबीसी आरक्षण देश में अर्जुन सिंह जी ने लागू किया था। और 2003 से इनकी सरकार थी। यदि इनकी सरकार के 14% को 27% करने की मंशा होती तो उमा भारती करती, बाबूलाल गौर जी करते, शिवराज चौहान करते, मोहन यादव करते, कोई तो करता। आखिर वो कमलनाथ जी ने ही क्यों स्टेप लिया, वो भी 15 महीने की सरकार में, वो भी अध्यादेश और उसके बाद कैबिनेट पर पास करके और लागू कर दिया। अब जब सरकार चली गई तो इम्प्लीमेंटेशन का काम तो शिवराज जी और मोहन यादव जी का था, लेकिन ये हाई कोर्ट के चले गए तो हाई कोर्ट ने कहा नहीं लागू कीजिए। लेकिन थोड़ी सी एक तारीख करेक्ट कर देता हूं कि सरकार गिरी थी 20 में और मामला हाईकोर्ट 19 में चला गया तो रोक लग गई थी जब सरकार कमलनाथ जी की थी। जी अभी 25 में भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम बीजेपी सरकार पर अवमानना का केस कायम कर देंगे यदि आपने लागू नहीं किया तो। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट को ये तक कहना पड़ रहा है कि जब सब कुछ क्लियर है, हाई कोर्ट बोल रहा है, कोर्ट बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, वकील बोल रहा है, जज बोल रहा है, तो आप बार बार क्यों आते? MPPSC को भेज दीजिए इन्होंने। अब बताइए MPPSC तो इनके अंडर में, बोले नहीं लागू होना चाहिए। फिर अब कल MPPSC ने वापस अपना वो पुराना स्टेटमेंट वापस लिया है और कोई नया स्टेटमेंट दिया है। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ अजय जी से। तो अजय जी, आरोप तो आप पर लग रहे हैं और अचानक कल तक आप हमलावर थे, लेकिन आज अचानक से सर्वदलीय बैठक की जरूरत क्या पड़ गई है? और जो क्रेडिट लेने की होड़ आप लोग कर रहे हैं तो वो जो 23 सितंबर से डे टू डे सुनवाई वो काहे की हो रही है? क्या आरक्षण को क्लियर कर दिया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कि कल से ही लागू हो जाएगा मध्य प्रदेश में ओबीसी को 23% आरक्षण? अभी तो कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा ना दोनों दलों को, सभी दलों को। तो अभी से क्रेडिट लेने की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? जी मनोज जी, पहली बात तो ये क्रेडिट लड़ाई, श्रेय लेने की लड़ाई कहां से शुरू हुई, किसने श्रेय लिया? भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के 27% रिजर्वेशन के लिए प्रतिबद्धता के साथ में खड़ी, और ये हम बार बार स्पष्ट कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं। आज की जो
सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसका भी उद्देश्य ही था। ये तो किसी कोर्ट के आदेश पे सर्वदलीय बैठक नहीं थी। अब जो पहले मेरे प्रवक्ता साथी राम पांडे जी ने जो विषय रखे और उन्होंने जो गलत कोट किया है, क्योंकि एक आपके रिस्पेक्टिव चैनल पे जो गलत, पहले तो उन्होंने गुरुजी को गलत कोट किया, परंतु जो गुरुजी ने कभी भी संविधान के विरोध की बात नहीं की थी। उस पर अजय जी हम फिर कर लेंगे बात, अभी इसी पर है मैं मुझे उत्तर देने दीजिए मनोज जी। दूसरा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की धमकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दी है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात नहीं की। ये एक विषय आ गया। तो इस प्रकार से जिम्मेदार प्रवक्ता गलत बातें कोर्ट नहीं कर सकते, और जब न्यायालयों का कथन करके हम अपनी बात नहीं मनवा सकते। अब विषय पे आ जाते हैं कि आज इस सर्वदलीय बैठक का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट था कि मध्य प्रदेश के सारे राजनीतिक दल, ये सभी की मंशा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जब अपना बाइट दिया स्पष्टता के साथ में कहा कि हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी सभी लोग इस बात के पक्षधर हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जब हम सभी एक प्लेटफॉर्म पे, तो हमको अपने अपने राजनीतिक द्वेष, हमको अपने अपने राजनीतिक मतांतर बुलाकर एक प्लेटफॉर्म पे आके इस बात पे चर्चा करने की आवश्यकता थी। निश्चित रूप से आज जो सर्वदलीय रिजोल्यूशन भी पास किया, एक ज्वाइंट रिजोल्यूशन हुआ, उस रिजोल्यूशन में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि हम सभी राजनीतिक दल यहाँ बैठकर, लेकिन रेजोल्यूशन में जो लिखा है और जो बाहर आकर बातें हुई है, चाहे आपके दल की ओर से हुई है, चाहे कांग्रेस की ओर से या समाजवादी पार्टी की ओर से, उसकी भाषा एकदम अलग है। मुख्यमंत्री जी का बयान चला लीजिए मनोज जी। उसके बाद जो आपके प्रवक्ताओं ने या उमंग सिंगार, जीतू पटवारी, जो समाजवादी पार्टी के मनोज यादव, वो तो रेजोल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ, बयान फिर से आप कहें तो सुनवा दूंगा सबके। यही स्पष्टता के साथ में कहा कि हम सभी की मंशा है मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। अब उसके लिए एक ज्वाइंट कंसेंसस बना कि हमारे सभी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके लॉयर 10 सितंबर के आसपास बैठेंगे। 22 सितंबर से डे टू डे हियरिंग होना है, टॉप ऑफ द बोर्ड मैटर रहना है। आज हमारा विषय है कि हम किस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करें कि मध्य प्रदेश में जो ट्रिपल टेस्ट की विषय आया था, जिन प्रकरणों में स्टे लगा था, चाहे हम रोस्टर पिटीशन की बात करें, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जो स्टे लगाया था 2019 में, उसमें भी आया था कि ये इंदिरा सोनी के जजमेंट का इसको बाईपास करता है, ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं करता, इसलिए इस 27% रिजर्वेशन को नहीं जाता। सारी कानूनी अड़चनों को दूर करके हमारे सारे लॉयर्स बैठे, किस प्रकार से ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गुमेंट होनी चाहिए, हमारी लाइन क्या होनी चाहिए, ये सब जब तैयार करेंगे तो मुझे लगता है इसमें श्रेय का उद्देश्य नहीं है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। प्रभु जी, जब सब कुछ अब जैसे लायर बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि दोनों में से किसी एक का इंटेंशन तो गलत रहा होगा कि इस मामले को लिंगर ऑन किया जाए, क्योंकि अगर लायरों की राय एक थी तो आज ही बैठ जाते और बता देते कि नहीं हम तो इस पर एक मत थे। और दूसरा, जो हाईकोर्ट ने पहले भी कहा है, सरकार से भी कहा है कि भाई जब तक ये कानूनी पेचीदगियां 70 याचिका कोर्ट में डली हुई हैं, तब तक 87-13 का फार्मूला अप्लीकेबल कर लीजिए आप कि 87% जो भर्तियां उसको निकाल दीजिए, 13% को होल्ड कर दीजिए। लेकिन हो ये रहा है कि 8 लाख अभी तक अभ्यर्थी उसमें परेशान होते रहे, कई सारे ओवरेज होकर परेशान हो रहे हैं और एक दूसरे पर पहले आरोप लग रहे थे, अब क्रेडिट लिया जा रहा है, जबकि अभी हल तो कुछ निकला नहीं, केवल एक बैठक ही तो हुई है। मनोज जी, जो उमंग सिंगार ने कहा था ना, बहुत अच्छी बात कही थी उनने कि वो जो है दूसरे के बनाए घर में गृह प्रवेश, तो जो घर बना के जो गए थे उसमें ना तो दरवाजे लगे थे, ना खिड़कियां थी और ना छत था। ये आरक्षण के इस मामले की स्थिति बिल्कुल वैसे ही है जी। एक चुनावी लाभ के लिए कमलनाथ ने मुद्दा फेंक दिया। ये बिल्कुल राम पांडे सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने श्रेय ये कभी पहल क्यों नहीं की। कांग्रेस ने पहल की, कमलनाथ ने पहल की। यदि बीजेपी को करनी होती, वो यदि 27% आरक्षण के हिमायती शुरू से थे, तो पटवा सरकार में क्यों नहीं लागू हुआ, कैलाश जोशी सरकार में क्यों नहीं लाए आप इस बारे में प्रस्ताव, उमा भारती सरकार में क्यों नहीं लाए, बाबूलाल गौर सरकार में क्यों नहीं लाए, शिवराज सिंह सरकार में क्यों नहीं लाए। ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे मसले में जो आपने जो कहा, ये मामला जब से चल रहा है, जब ये गेंद पटकी गई, जबकि मालूम था कि इंदिरा साहनी मामले में स्पष्ट प्रावधान है, संवैधानिक बेंच कह चुकी है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, केवल चुनावी फायदे के लिए ये गेंद फेंकी गई। और उसके पहले महाराष्ट्र गुजरात को लेकर निर्णय आ चुके थे बिल्कुल। उसके बावजूद ये दांव चला गया, क्योंकि आपको पता था कि ये मामला कोर्ट में जाएगा और अटक जाएगा, हमको केवल श्रेय लेना है। तो इसके पीछे श्रेय की लड़ाई शुरू से है मनोज जी, और इसमें जो पिस रहे हैं वो खासकर युवा बेरोजगार प्रदेश के पिस रहे हैं। उसके बाद जब ये मामला चला तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई जिन भर्तियों को, जो 2-3 भर्तियां हैं, एडीपीओ की है और कुछ और भर्तियां हैं, उनको लेकर यदि है विवाद, जिन पर याचिकाएं लगी हैं, तो आप उनको छोड़ दीजिए। बाकी में तो आप जो 27% पे भर्ती कर सकते हैं, उसमें कहीं रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा है ये, उसके बावजूद इसको लागू नहीं किया गया, उसके बावजूद इसको लिंगर ऑन रखा गया है।
केवल इसमें राजनीति दोनों दल के नेता कर रहे हैं, या कहें सभी दलों के नेता इसमें राजनीति कर रहे हैं। जब कोर्ट पहले तय चुका डिसीजन है कोर्ट का, हाई और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का, आपको ये पता है कि तमिलनाडु या जहां भी लागू हुआ तो उसके लिए लोकसभा से उसको पारित कराया गया है। तो जब आप सीधे लोकसभा से पारित करा दीजिए ना, जैसे कि वो सवर्णों के लिए 10% आरक्षण जो हुआ है बीपीएल का, वो लोकसभा से हुआ है, ईडब्ल्यूएस जो उसको चैलेंज नहीं किया गया, तो आप वैसे करा लीजिए। सरकारें आप ही की हैं, आप ही लोगों की सरकार रही, पहले यूपीए की थी, अभी इनकी सरकार है, लंबे समय तक कांग्रेस की भी सरकार रही है, तो आप उसको वहां से कराइए ना। कोर्ट के पाले में गेंद छोड़कर करोड़ों रुपए प्रदेश के खजाने का जा रहा है वकीलों की जेब में। कांग्रेस का तो आरोप है 100 करोड़ रुपए दिए वकीलों को, युवा परेशान हो रहे हैं, वो बिल्कुल ओवरएज हो रहे हैं, भर्तियां नहीं निकल रही हैं, मानसिक तौर पर परेशान हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर वो वोटर जिसकी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है बिहार में, वो वोटर जिन इन सरकारों को चुना, जो इन नेताओं को वोट देकर विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, उस वोटर को छलने का काम तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं इस पूरे मसले पर। इस मसले पर आपका हल कोर्ट से नहीं निकलना। और ये भी आप सर्वदलीय बैठक का औचित्य क्या है, जब कोर्ट पहले कह चुका है कि 22 सितंबर से इसकी वो डे टू डे सुनवाई करेगा, तो उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाकर आप क्या कंसेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में? वहां तो जो भी पक्ष रखना है वो कोर्ट में रखना है। तीसरी बात इसमें जो है मनोज जी, आपने ये वो दल हैं जो जिनके बीच में कंसेंट बनी, ये ओबीसी आरक्षण के पक्षधर हैं। वो युवा जो नहीं चाहते थे कि आरक्षण हो, जिनकी तरफ से याचिका लगी, उनको कहाँ बुलाया आपने? उनको कह दीजिए, उनको मना लीजिए कि भाई आपको नौकरी चाहिए, हम आपको नौकरी दे देते हैं, आप अपनी याचिका वापस ले लीजिए, मामला ही खत्म हो जाएगा। वो तो वो पक्ष तो रहेगा ना कोर्ट में। सहमति इस पे भी बना सकते हैं क्या आप लोग? देखिए 2014 के बाद इतने कानून बन रहे हैं, चाहे वो केंद्र में बन रहे हो चाहे प्रदेश में बन रहे हो, कभी विपक्ष को बुलाया गया है क्या? नहीं बुलाया गया है ना। अब क्यों बुलाया गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो लागू करने पर ही उसके बाद जितनी बार वेतन भत्ते बढ़ना होते हैं सब एक साथ हो जाते हैं। अभी महिला बिल आया था आरक्षण वाला, उसमें सबको लग रहा था कि महिलाओं की आबादी से वोट मिलता है, तो सब दल एक थे, ऐसा नहीं है कि बुलाया नहीं गया। और अब संसद चल कितनी रही है, वो आपके समय हो चाहे इनके समय हो, कि बिना चर्चा के विधानसभा के वही हाल है कि विधेयक पारित हो जाते हैं बिना यहाँ उस पे पे लागू होने की संभावना इसलिए नहीं है कि जब ये कमलनाथ सरकार ने इसको 27% आरक्षण दिया था तो उन्होंने कहा था प्रदेश में ओबीसी की आबादी 48% है, 27% देके उनको थोड़ा सा हम कंपनसेट कर रहे हैं। अब जो है आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं 52% आबादी है, तो यदि आप आबादी के मान पे दे रहे हैं तो 52% आरक्षण ओबीसी को देना चाहिए, फिर 27% पे ओबीसी को संतुष्ट करने की बात क्यों हो रही है? एससी को 14 है। हाँ, तो ये तो आबादी के अनुपात में फिर यहाँ भी गड़बड़ है। तो सुप्रीम कोर्ट स्वाभाविक तौर पर इस सारे बात में कहेगा, जो अभी अजय जी कह रहे थे ट्रिपल टी फार्मूला जो है वो देखा जाएगा, उसके बाद होगा। तो इसमें कोर्ट से मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि भाई आप लागू कर दीजिए, सबको दे दीजिए। ये मामला स्वाभाविक तौर पर ये जो है कानून बनाने वालों के पास जाएगा, देश की संसद तक जाएगा, वहां से कानून बनेगा, उसके बाद होगा। तो कंसेंट वहां बनानी चाहिए ना। आपको कांग्रेस को यदि चाहिए लेते ना जी, तमाम राजनीतिक दलों को चाहिए तो अपने सांसद विधायकों का घेराव करें। अगला जो सत्र आए तो उसमें आप यहाँ मध्य प्रदेश से एक प्रस्ताव बनाकर भेज दीजिए सर्वदलीय, और केंद्र सरकार पर दबाव डालिए। जी, मोदी जी मध्य प्रदेश आए थे चुनाव में, कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, कोई काम नहीं रुकेगा। तो डबल इंजन की सरकार है ना, तो रोक कौन रहा है इसको? बीजेपी तो रोक रही है भाई। केंद्र में भी इनकी सरकार है, तमिलनाडु में जब 73% है ना फिलहाल जी, संसद कोर्ट के मामले को बदल सकती है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, कैबिनेट एट्रोसिटी में बदला है, साइबानों में बदला है, तो इसमें भी बदल सकते हैं। सही कह रहे हैं आप जी। जी, तो ये ओबीसी का आरक्षण का विरोध बीजेपी कर रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहे तो संसद से भी पास करा सकते हैं 73%, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं कई बार कह चुका है। वकीलों की अभी बात आई, अब आप बताइए वकील की उस दिन सुनवाई हो या नहीं हो। एक वकील को 22 लाख रुपए, उसके असिस्टेंट को 20 लाख रुपए, और साथ में जो वकील जा रहे हैं 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए। मतलब ओबीसी आरक्षण को रोकने के लिए मोहन यादव सरकार एक दिन में एक सुनवाई पर 1 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च कर हमारे यहाँ हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के जो वकील एक दिन की 50 लाख फीस लेते हैं, कुत्तों के मामले वो भी सुनवाई कर लेते हैं। ये और बात है कि फीस कहाँ से मिल रही होगी, लेकिन अभी चर्चा इस पर नहीं। जी हाँ, तो जो हमारे प्रदेश की जो जनता का जो पैसा भी बर्बाद किया जा रहा है, और ओबीसी आरक्षण को रोकने के लिए दे रही है, ये उसको लागू करने के लिए नहीं दे रहे, रोकने के लिए। तो अब तो सहमति बन गई है ना, अब तो आप आरोप मत लगाइए।
सहमति ये नौटंकी की है बीजेपी ने, ठीक है, क्योंकि भाई बीजेपी वोट के लिए कितना भी गिर सकती है। तो बीजेपी, और अभी मोहन यादव जी ने एक सभा में भी कहा था कि ये जो 27% आरक्षण ओबीसी का क्रेडिट कांग्रेस पर ना चले जाए, ये अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को भाषण दे रहे थे, आप लोग सावधान रहें कि ये 27% आरक्षण ओबीसी का क्रेडिट ये कांग्रेस पर जा सकता है, तो आप लोग जाने मत देना। ये अपने तो कार्यकर्ताओं धवले को जी वो तो आरोप लगा रहे हैं अभी कि जो पहले- बैठक थी वो नोटंकी थी और आप क्रेडिट खुद लेना चाह रहे हैं। जी मनोज जी, पहले तो राम पांडे जी अपने प्रदेश अध्यक्ष से पूछ ले कि आज वो सर्वदलीय बैठक में गए और उसके बाद में उन्होंने बाहर आके जो बयान दिया वो कांग्रेस का आधिकारिक बयान है, या आपने कहा कि कांग्रेस आज जिस बैठक में सम्मिलित हुई थी वो नौटंकी है? इस प्रकार की दोधारी तलवार पे मत चलते जाइए, दुविधा में मत रहते जाइए। राजनीतिक स्पष्टता बहुत अच्छी होनी चाहिए विचारों की। नहीं, मुझे लगता है जो प्रवक्ता होते हैं वो तो बैठते ही पार्टी की लाइन के लिए है ना। बैठक में उन्होंने कहा कि हमारा कंसेंसस बन गया, बाहर आकर कांग्रेस का अरे हम आपका असली चेहरा दिखाना चाहते थे, असली चेहरा आपका कैसा है? पर्दे के पीछे आपका काला चेहरा दिखाना चाहते थे, इसलिए गए थे सर्वदलीय बैठक में। सुन लीजिए, आप नकाब उतारना चाहते थे, आप अपने प्रदेश आपके चेहरे पर जो नकाब लगा हुआ है उसको खींचना चाहते थे, इसलिए बैठक में गए थे। का विरोध कर रहे हैं राम पांडे जी, आप अपने प्रदेश अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं। अपने जीतू पटवारी जी का बयान सुन लीजिए, उन्होंने कहा था कि हमें सहमति बन गई है, एक कॉमन कंसेंसस के माध्यम से एक रिजोल्यूशन आया, हमारे सारे लॉयर साथ में बैठेंगे, ओबीसी का रिजर्वेशन दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध है। ये जीतू पटवारी जी कह रहे हैं, इधर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं नौटंकी हो गई। ये इस प्रकार से कांग्रेस की जो आज मध्य प्रदेश में गधे घोड़ों की कांग्रेस बन गई ना, इसी वजह से बन गई कि आपका नेतृत्व कुछ कहता है, आप लोग कुछ कहते हो। अरे गधे आपके पार्टी में है, आप लोग गधे हो। अरे आपको आपकी राहुल गधों की गांधी पार्टी बोल के हमारी गए, नहीं है, हमने गधे राहुल आपको गांधी बोल के आपकी गए, पार्टी है, हमारी पांडे पार्टी जी, में गधे नहीं धवले है। जी, ऐसे शब्दों का ये इस्तेमाल मुझे मत लगता है कीजिए। बहस भटक रही है ना। नहीं, मैंने कहा कि आप कांग्रेस गधे का हो, आधिकारिक आपकी बयान, पार्टी गधी है, ये मनोज जी, गधा शब्द का मनोज जी, इस्तेमाल प्रभु मत जी यहाँ कीजिए। बैठे हैं। क्या कौन मनोज सी जी, भाषा प्रभु जी बोल यहाँ रहे हैं? बैठे हैं। मनोज जी, प्रभु जी यहाँ बैठे हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ तो आप पत्रकार ये हैं। कहिए प्रभु जी से गधों पूछ की लीजिए। पार्टी, प्रदेश आप कांग्रेस गधों की अध्यक्ष का पार्टी मत कहेंगे। आधिकारिक मत रहेगा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का मत आधिकारिक मत रहेगा, जी या राम वो पांडे का आपको मत आधिकारिक बेनकाब मत करने रहेगा? गए थे, आपके नहीं, चेहरे राम पर पांडे का जो मत आधिकारिक मत काला है चेहरा कांग्रेस है के, आपका, उसको दिखाने जीतू गए पटवारी जी का मत थे कि आधिकारिक। आप ओबीसी जीतू विरोधी पटवारी है, जी ये स्पष्टता बताने के गए साथ थे में वो। बैठक में गए थे, आपके घर में अरुण यादव जी आपके गए थे, ठुकाई खुद आपके करके आए आलोक भी वो। गए थे। इधर मैंने राम प्रभु पांडे जी जी एक छोटी सी कांग्रेस को प्रतिक्रिया, कह रहे हैं, ये जो हम बैठक बात में कर रहे थे शुरुआत में, ये जो एंड तक हम जहाँ पहुंचे, यही सच्चाई है। बिल्कुल मनोज जी, यही सच्चाई है। केवल श्रेय एक दूसरे की टांग खिंचाई और ये जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, यही सच्चाई है इस पूरे मामले की। जो युवा जो बेरोजगार है, जो परेशान हो रहा है, जो ओवरेज हो रहा है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। अजय धलवे जी का सवाल जायज सवाल है कि जब आपके अध्यक्ष वहां कंसेंट बनाकर आ रहे हैं तो भी प्रवक्ता ऐसी बात कैसे कर रहे हैं? यदि वो नौटंकी के में गए थे तो वो नौटंकी के पात्र थे, उनने भी अभिनय किया है उसमें, फिर वो भी उसके बराबरी के हक में शामिल, बराबरी से शामिल है उस 23 नौटंकी में। सितंबर से अब सुनवाई होगी, तब देखते हैं नतीजा क्या निकलेगा। बहरहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद, पांडे जी, धवले जी। तो जिस प्रकार से आरक्षण पर हाथ मिले, लेकिन इतना तय है कि दिल नहीं मिले, और दिल मिलते हैं और हाथ नहीं मिलते हैं तो भी चल जाता है। लेकिन अगर हाथ ही हाथ मिले हैं और अगर फिर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर कुछ ही घंटे बाद शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब साफ है कि दोनों दलों का एजेंडा साफ है, उनके अपने कंसर्न साफ है कि उनको कहाँ जाना है। ये जो लालीपाप है, ये केवल उन युवाओं के लिए जो नौकरी की आस में बैठे हुए हैं। अब सारी उम्मीदें जो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि उसकी सुनवाई में क्या निर्णय निकलता है। मुद्दा तो है आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।